इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो बताओ भैया फोर्स कितना लगेगा, बोलो 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है। इस सिचुएशन को समझो कि सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर सच दैट इट इज पैरेलल टू, बोलो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एल का जो डायरेक्शन होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बी है। तो इन दोनों के बीच में, एल के और बी के बीच में थीटा कितना बनेगा, 0। तो यहां पर जब थीटा 0 रखोगे, फोर्स कैसा लग रहा होगा, 0। मतलब अगर जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा करंट कैरिंग एलिमेंट है या कंडक्टर उसी डायरेक्शन में रखा हुआ है पैरेलल टू दैट, इट मींस इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। आई बात समझ में? कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अगर हमने थीटा 180 ले लिया तो भी फोर्स क्या लगेगा, 0, क्योंकि साइन 180 इट्स ऑल्सो 0। या ऐसी सिचुएशन हो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो इस डायरेक्शन में, तो एल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, बोलो बोलो बी उस तरफ है, तो इस केस में क्या बन जाएगा, थीटा 180। आई बात समझ में? आदित्य गुड मॉर्निंग। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो बताओ। थर्ड केस क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 मीन साइन 90 कितना होता है, बोलो 1। इफ साइन 91 तो एफ मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आई इंटू एल इंटू बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1। तो मैक्सिमम फोर्स जो लग सकता है वो कितना होगा, आई एल बी। क्लियर हुआ यहां तक? सबको हुआ? चलो, समझ में आ गया ये? लेट्स स्टार्ट, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। हाँ, समझ में आ गया? पीछे इधर सक्षम, ओजस्वी, अंशुमन, यहां तो तुम्हें समझ में आ जाता है, पेपर में पता नहीं क्या कर रहे थे। यहाँ तो बड़ा सही समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही, पेपर में इसका मतलब ये है कि तुम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। देखो, मार्क्स लाना बहुत इजी काम है अगर डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल जीरो कर दिए जाए। चोर भी पूरा अगर शातिर हो जाए ना तो अच्छी चोरी करता है वो। हुई ना, देखो मंदिर में चोरी हो गई है ना, तो शाणे है वो। चलो एक क्वेश्चन करके देखो। on a smooth inclined plane at 30 degree with a horizontal, देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल से एक इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है, समझ रहे हो इस बात को? ये समझ में आ रहा है? इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, एंगल कितना है इस पर, कितना है, 30 डिग्री। A thin current carrying metallic rod is placed parallel to the horizontal ground, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देखो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इस पर एक इस तरीके से रॉड रखी हुई है, बहुत ही थिन है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, करंट। ये बात समझ रहे हो? ये कुछ ऐसा है
ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इंक्लाइंड है, ऐसे है ना, ये ऐसे, ठीक है। और इधर पर एक थिन रॉड रखी हुई है, ये बात समझ में आ रही है? चलो, द प्लेन इज लोकेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, तुम्हें बी दे रखी है कितनी, 0.15 टेस्ला, ठीक है। द प्लेन इज लोकेटेड इन द यूनिफॉर्म वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब समझे, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन से इस तरीके से फील्ड है वर्टिकली, आ रही बात समझ में? बी का डायरेक्शन ये है। अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट कैन द रॉड रिमेन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट कैन द लोड, सॉरी, कैन द रॉड बी स्टेशनरी ऑन दिस प्लेन, ये रॉड में कितना करंट फ्लो करना चाहिए कि ये स्टेशनरी रहे, ठीक है। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, तुमको मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास पर यूनिट लेंथ जो दे रखा है वो दिया है 0.03 kg पर मीटर, ये है, बोलो जी। द प्लेन इज लोकेटेड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, अच्छा, ये जो प्लेन है ये फील्ड से वर्टिकल डायरेक्शन पे इस तरीके से फील्ड है। अब बताओ कैसे होल्ड करोगे इसको, mg sin थीटा इज इक्वल टू fm, वेरी गुड। देखो इस पर नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, अच्छा ये थोड़ा सा ऐसे देख लो, रॉड ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये 30 डिग्री, तो वर्टिकल ये है, बोलो, इस पर फोर्स, करंट ऐसे चल रहा है लेट से, तो हमें करंट का ये देखना है डायरेक्शन कि इस पर जो फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, उसके दो कंपोनेंट होंगे, बोलो, एक इधर की तरफ होगा और एक इस तरीके से कुछ होगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वेट का, जो कि इसको नीचे की तरफ ला रहा होगा, तो हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि ये मैग्नेटिक फोर्स किधर लगे, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इस इस चीज का अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पे हो जाएगा mg cos थीटा, इधर साइड होगा mg sin थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है दिस शुड बी इक्वल टू fm, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम क्या करेंगे, mg sin थीटा को इक्वेट कराएंगे मैग्नेटिक फोर्स से, थीटा कितना बनेगा, बोलो, बोलो थीटा कितना बनेगा, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, बोलो, ये समझ में आ रहा है आपको, कुछ इस तरीके से है, ये अगर 30 डिग्री है, mg फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा, mg, ये थीटा होता है तो mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा जो कि इस पर नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करेगा, बाकी इधर की तरफ कौन सा लगेगा, mg sin थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी mg sin 30 विच शुड बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स। अब जरा देखो ध्यान से, करंट का डायरेक्शन, फोर्स किधर होना चाहिए, बोलो, फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो करंट कैसा जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में, कैसा, ये उल्टा डायरेक्शन लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में करंट हो, फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा वर्टिकल टू द प्लेन, और करंट ऐसे जाएगा तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, समझ में आ रही बात ये, तो हम यहां पे लिखेंगे I इंटू एल इंटू बी, और इन दोनों के बीच में, L और B के बीच में एंगल कितना होगा, बताओ कितना होगा, तो बोलो, L ये है और B ऐसे है, कितना रहेगा, 90, तो
mg साइन 30 कितना होता है 1/2। आई की वैल्यू हमें निकालनी है, एल हमको पता नहीं है, बी जरूर हमको दे रखा था कितना 0.15 टेस्ला, ये हो जाएगा 1। और हमें ये पता है मास को अगर मैं एल से डिवाइड कर दूं मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल टू आई इंटू 0.15, तो ये जो चीज दे रखी है ये है मास पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू तुमको दे रखी थी, बोलो तो कितना आ जाएगा 0.03 मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइड बाई 0.15 इज इक्वल टू आई। ये बात समझ में आ रही है, इसको डिवाइड कर देंगे। अब जरा इसमें देखो कितना आएगा, ये जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 लेना है, इसमें दिया तो है नहीं टेक जी, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो 9.8 लेना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू 0.03 इंटू, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप कर सकते हो 10, है ना, क्योंकि नीचे मुझे फैक्टर ऐसा दिख रहा है कि वो 2 से, बोलो ये बनेगा 0.3 डिवाइड बाई 0. तो ये कितना टाइम्स है, तो करंट इज अराउंड 2 एम्पियर का फ्लो करना चाहिए, वो भी इस डायरेक्शन में, तो ये होल्ड कर पाएगा। समझ में आ रही बात ये? अगर तुमने इधर कर दिया तो क्या होगा, बोलो समझ में आया, क्या हुआ, गड़बड़ है क्या, हाफ, अच्छा ये वाला हाफ मैंने किया नहीं, ठीक है, तो ये वाला हाफ भी इधर फैक्टर इंक्लूड करोगे तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर, बोलो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। समझ में आ गया? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स वेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कर दो तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी। एक और क्वेश्चन, द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर इन द मैग्नेटिक फील्ड, you have given the current 1 ampere, the length of the wire is 0.1 meter and the magnetic field is 0.5 tesla, कितना है 0.5 tesla। calculate the force acting on the wire when the wire makes an angle of 90 degree and 0 degree with respect to magnetic field। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है at theta is equal to 90 degree and second magnetic force at theta is equal to 0 degree। बोलो दो वैल्यू आएंगी, जीरो पर कितना होगा, जीरो पर जीरो रहेगा, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो पर मैंने बताया फोर्स कितना होता है जीरो। 90 पर कितना हो जाएगा आई इंटू एल इंटू बी, आई की वैल्यू 1, 0.1 कितना आएगा ये 0.05 न्यूटन। ठीक है, बाकी मैं डीपीपी में क्वेश्चन दूंगा। चलो अगला टॉपिक डालो, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर।
टॉपिक है ये। Forces between two parallel current carrying conductor. ध्यान से सुनो। Suppose that we have infinitely long कंडीशन, यहां पे assumptions लिख लो पहले। assumption क्या है कि जो वायर्स हैं, दो पैरेलल वायर्स है, इन वायर द वायर्स हैव नेग्लिजिबल, हाँ बोलो, ठीक है, द वायर्स हैविंग नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन होगा। दूसरा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। So we have two infinitely long negligible cross section having negligible cross section wires. These two are separated at a distance of, let's say, कितने हैं, r। अब लेट अस टेक कि इन दोनों में करंट का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, ठीक है। अभी क्या है, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो हमें यह देखना है कि इन पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा। तो इस वाले टॉपिक में हमको एक एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन वायर्स। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस वायर का इतना सेक्शन कंसीडर कर रहा हूं, लेंथ कितनी है, लेट्स से L, कितनी लेंथ है, L। तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर कितनी फील्ड होगी बताओ। सपोज दैट ये वायर है 1, ये वायर है 2, तो इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर जो फील्ड होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, B1। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ रही है। दो वायर्स रखे हुए हैं, दोनों में अभी मैंने करंट कैसा लिया है, सेम डायरेक्शन में लिया है, तो हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ। या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। अभी ये सिचुएशन में बताऊंगा कि कब अट्रैक्ट करते हैं, कब रिपेल करते हैं। पहले इस चीज को समझेंगे कि फोर्स क्यों लग रहा होगा और कैसे देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स। इस वायर में करंट इधर जा रहा है, लेट्स से इसमें करंट है I1, इसमें करंट क्या है I2। लेट अस टेक द L लेंथ ऑफ दिस वायर जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट कैरिंग वायर है जिसकी वजह से यहां पर क्या होगी, एक फील्ड होगी। सर कैसे, क्योंकि अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो फील्ड कैसी होगी, बोलो, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी इसके आसपास। तो इस वाले पॉइंट पर एक फील्ड होगी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं B1 से। अच्छा, ये B1 कैसे निकाली जाएगी, B1 विल बी कैलकुलेटेड एज, आप लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा होगा, बोलो। एम्पियर सर्किटल लॉ में हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे और इसके अक्रॉस जो B डॉट DL होगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स I। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे यू विल गेट, तो B1 कैसे निकालोगे, बोलो, B डॉट DL इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट कितना इनक्लोज है इसमें, इस एम्पीरियल लूप में I1। तो B डॉट DL इनका कॉस एंगल कितना होगा इसमें, कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I1 इंटीग्रेशन, तो B1 तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I1। ये DL का इंटीग्रेशन करना है। इस तरीके के छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स जब यहाँ पे लिए जाएंगे DL,
तो कितना आ जाएगा बताओ, एम्पीरियन लूप पूरा कंसीडर करो, इसका कितना आएगा, B1 इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I1। सो हमको यहां पर फर्स्ट वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। बोलो ये बात समझ में आई, हाँ या ना? तो एक्सप्रेशन समझ में आ गया, इस वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। अब ध्यान से सुनना, करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो कर्लिंग फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 वो कैसी होगी, अंदर, कैसी होगी, अंदर। ये बात समझ में आ रही है? तो अब हम लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस वायर पर, अब ये जो वायर है सेकंड वायर, दिस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। आई बात समझ में? इसमें करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से यहां पर फील्ड होगी फील्ड, और जब यहां फील्ड होगी तो ये वायर जो है वो क्या हो गया, इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस पे क्या देखेंगे, फोर्स। तो करंट देखो, फील्ड का डायरेक्शन, फादर मदर चाइल्ड, फील्ड का डायरेक्शन अंदर, करंट का डायरेक्शन ऊपर, तो फोर्स किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस वाले वायर पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली ये भी तो एक करंट कैरिंग वायर है। अब इसकी वजह से अगर हम इस वाले पॉइंट पर निकालें फील्ड तो उसको क्या लिखेंगे, बोलो, B2। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको लिख लो, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। वायर 2 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो सिमिलरली ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से यहां पर फील्ड होगी B2। तो अब ये वायर जो करंट कैरिंग वायर है, दिस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर, तो इस पर भी फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स देखो कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फील्ड का डायरेक्शन पहले तो हम निकालेंगे, फील्ड का डायरेक्शन इसकी वजह से, इस वायर की वजह से फील्ड यहां पर कैसी होगी, जरा देखो, राइट हैंड लेंगे, थंब का डायरेक्शन ये है, तो इधर पे फिंगर कैसी आ रही होगी, बाहर की तरफ। मतलब B2 जो है वो कैसा होगा, आउटवर्ड। बोलो, अब एक काम कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लेते हैं, फील्ड कर लेते हैं आउटवर्ड, करंट करना है ऊपर की डायरेक्शन में, कर लिया ऊपर की डायरेक्शन में। ये बताओ किधर आ रहा है थंब, बोलो। देखो, फील्ड आउटवर्ड है, करंट ऊपर है, थंब किधर जा रहा है, इस तरफ। तो अगर इस पर फोर्स देखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा, F ऑन 1 ड्यू टू 2। ये बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2। ये बात समझ में आ रही है? तो पहला काम ये करते हैं, इसकी वजह से यहां फील्ड देखो, और फिर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर फोर्स निकाल लो। सिमिलरली इस वाले करंट की वजह से यहां पर फील्ड निकालो, और जब फील्ड निकाल ली तो फिर इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करो। अब आप ये देखोगे कि अगर वायर पैरेलल है करंट कैरिंग और उनमें करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों पर फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव। कैसा लगेगा, ये वायर 1 था, ये वायर 2 था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। कितना आएगा ये कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। याद रखना इस चीज को, कहीं नोट कर लो, अट्रैक्टिव अगर कैसा है, करंट कैसा है, I1 और I2 कैसे हैं, पैरेलल है। और अगर ये एंटी पैरेलल हो जाए, अगर एक में वायर में ऐसे करंट जाए, दूसरे में इस तरीके से जाए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। अगला केस में आपको रिपेल का बताऊंगा, ठीक है? पहले ये नोट कर लो। और यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन है, ये वाला जो है ना, दिस इज द डेरिवेशन, इसको सही से समझना है। ये डेरिवेशन आएगा, मान के चलो, तैयार करना है इसको। एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सबको ये चीज क्लियर हुई, बोलो। पैरेलल अगर करंट कैरिंग वायर्स हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर एंटी पैरेलल होंगे दे विल रिपेल। ऑब्वियसली हम अपने दुश्मन के एंटी पैरेलल होते हैं, तो हम क्या करते हैं उससे, रिपेल। दोस्त के साथ अट्रैक्ट,
दोस्ती किस में होती है? जो पैरेलली थिंक करने वाले होते हैं ना। चलेगा? हाँ चलेगा। घूमने चलेगा? तुम ना तो नहीं करेगा ही। हाँ चलो भाई, बाइक उठा के आया, स्कूटी उठा के, चल हाँ भाई गेड़ी मारते हैं, उठाया बैठ गए चल गए। जो पैरेलल थिंकिंग होगी, ऐसे याद रखना, पैरेलल मतलब अट्रैक्शन, एंटी पैरेलल मतलब रिपल्शन। दोस्ती और दुश्मनी से, दुश्मनी पैरेलल वालों के साथ नहीं होती, एंटी पैरेलल वालों के साथ दुश्मनी होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सोच रखने वाले। यहां तक नोट कर लिया? जल्दी से आज टॉपिक कवर कर लेते हैं, इसके बाद टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लास्ट टॉपिक है। So you got the expression of magnetic field due to wire 1. Now, since wire 2 is placed in B1, it experiences force given by force on 2 due to 1. बोलो, इस पर फोर्स लगेगा। अब ये निकालोगे कैसे? I इंटू एल इंटू, या फिर कहें L क्रॉस B। बोलो, I2 रहेगा यहां पे, क्योंकि हम लोग सेकंड वाला वायर देख रहे हैं तो उसका करंट कितना फ्लो है, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। और लेट से हमने इसका लेंथ L लिया है, तो इसका भी हमने क्या ले लिया है, दोनों का सेम लेंथ ले रहे हैं, ठीक है, L। तो L तो वही रहेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बताओ? L का डायरेक्शन ये रहेगा, B कैसा है, अंदर, एंगल कितना होगा, 90। तो I2 LB1 sin 90। बोलो, ये आया समझ में? तो I2 L तो एज इट इज रहने दो, B1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिया है, क्या है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, और इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो हमने देखा कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या कैलकुलेट होके आएगा, देखो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई L। बोलो, ये हो गया किसका एक्सप्रेशन, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली F12 कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ऐसे लिख लेना, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये कैसे निकलेगा, I1 L क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैन बी रिटन एज I1, इसका जब तुम क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे, यू विल गेट I B2 sin 90, यू विल गेट I1 L B2 निकलेगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। B2 का एक्सप्रेशन ये होगा, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। ये समझ में आया? देखो B1 में देखो I1 था, B2 में क्या हो जाएगा, I2, क्योंकि सेकंड वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। अगेन यू विल सी द एक्सप्रेशन विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई L। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड वाइज देखो सेम सेम आ रहे हैं, बोलो, सेम सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि F12 का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज इक्वल टू F21 एंड वी कैन राइट इट एज F।
दोनों सेम होंगे, बट अगर वेक्टोरिकली देखा जाए तो F12 इज ऑपोजिट टू F21, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स। समझ में आ रही बात ये? लेकिन ये कैसे फोर्स हो गए? अट्रैक्टिव। अगर ये एंटी पैरेलल होता, अगर ये एंटी पैरेलल होता तो भी ऑपोजिट ही होते। कैसे होते? ऑपोजिट। समझ में आ रही बात ये? ऑपोजिट फोर्सेस, लेकिन ये कैसे फोर्सेस हो गए? रिपल्सिव। समझ में आ रही बात? ये भी ऑपोजिट है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या न्यूटन का थर्ड लॉ यहां एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। तो यहां पर इन दोनों चीजों से हमें यह समझ में आता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है यहां पे, है ना, क्योंकि फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो इट मींस दैट, हाँ बोलो कौन सा? अच्छा ये देखो, ये एक्सप्रेशन समझ में आया? नहीं आया? अच्छा ये देखो, इसको जब खोलोगे तो I2 L इंटू B1 साइन 90, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90। देखो L इस डायरेक्शन में और B1 इस डायरेक्शन में, तो कैसे हो गए बोलो? 90 डिग्री पे है। B1 का एक्सप्रेशन हमें पता है, अभी निकाला था, देखो इससे पहले निकाला था, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई पहले लिख लो, I1 इंटू I2, L बाद में लिख लो, R नीचे अलग से रख दिया। ये एक्सप्रेशन है F12 का। सिमिलरली जब हम कैलकुलेट करेंगे F21 का, F12 निकालोगे तो अब यहां पर I1 नहीं होगा, सॉरी I2 नहीं होगा, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा? I1, क्योंकि अब इसकी वजह से फील्ड यहां पर होगी और इस पर फोर्स देख रहे हो, तो इस पर फोर्स, तो इसका करंट निकालोगे, कितना है? I1। इसकी लेंथ है L, क्रॉस करेंगे, किसकी फील्ड है यहां पर? B2 की, तो B2 रखेंगे। तो I1 L B2 साइन 90, इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90। ऑब्वियसली ये देखो परपेंडिकुलर ऐसे और ये L ऐसे, तो 90 हो गया। अब I1 L इंटू B2 जब करोगे, और B2 का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, यस यहाँ I2 रखना पड़ेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अलग से लिख लिया, I1 इंटू I2 इंटू L, नीचे R था। बोलो, तो दोनों एक्सप्रेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम सेम है, बट वेक्टर वाइज देखा जाए दोनों कैसे हैं? ऑपोजिट है। इट मींस दैट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। आ गई बात समझ में? तो न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। So F12 is equal to F21 is equal to F, which is equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 by R into L। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, डिवाइड बाई इसको L कर दे, यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 बाई R। ये है एक्सप्रेशन फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये एक्सप्रेशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, F बाई L, फोर्स डिवाइड बाई लेंथ। ये फोर्स आया था, इसको L से डिवाइड कर दोगे, तो इसको मैं स्मॉल f से डिनोट कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट द फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा अवनीश? फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसका एक्सप्रेशन है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R। ठीक है, अब सुनो, समरी जो अब तक पढ़ा, समरी सेज अगर दोनों वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं, डिस्टेंस R है, दोनों की लेंथ सेम है L, तो इन पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? म्यू नॉट
अपॉन 2 पाई I1 I2, इसमें I1 है इसमें I2 है, डिवाइड बाई R। और दोनों में अगर पैरेलल है तो कैसा रहेगा फोर्स, बोलो कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव। अच्छा, सेकेंड केस, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स हैं, placed at a distance r, length is let's say we have considered the length L। तो अगर इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे you will get mu naught over 2 pi I1 I2 by R, बट डायरेक्शन कैसा है इसमें, अपोजिट, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। ठीक है, ये है फोर्स का एक्सप्रेशन। अच्छा, इस चीज को समझ में आ गया ये रिपल्सिव क्यों हो रहा है, बोलो नेहा, क्या नाम है, निशा, समझ में आया ये वाला, नहीं आया, पहले ये नोट कर लो फिर समझा देते हैं उसको। प्रेरणा, ये रिपल्सिव कैसे आया, समझ में आ गया, एंटी पैरेलल है, तो हमें बताओ यहाँ पे कैसे, इस पर किधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हाँ तो कैसे निकालो इससे फोर्स का डायरेक्शन, करने लगे ऐसे ऐसे, देखो अगर ये ऐसे है तो इसमें करंट किधर है, लेट्स से ये I1 है ये I2 है, करंट किधर है, ऊपर है, तो ये वाले पे इसकी फील्ड V2 होगी, और वो कैसी होगी, आउटवर्ड, कैसी होगी देखो जरा, आउटवर्ड होगी, मतलब इधर B2 किधर है, बाहर की तरफ, जरा ध्यान से देखो, फादर मदर चाइल्ड, फील्ड बाहर, करंट कैसा है, नीचे, थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड, मतलब इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा इसमें डायरेक्शन कैसा है जरा करंट का, बोलो नीचे, तो इसकी वजह से फील्ड यहां पर कैसी होगी, बोलो बोलो, बाहर की तरफ, अगेन बाहर की तरफ आई। अब जरा देखो, फील्ड है बाहर, करंट है ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, फोर्स ऑन 1 2 ड्यू टू 1, तो दोनों एक दूसरे की फील्ड में रखे हैं, तो दोनों पर एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन कितना होगा, म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 बाई R। बोलो समझ में आया पीछे, पक्का, और ये मैं पक्का अपने टेस्ट में पूछूंगा डेरिवेशन, क्योंकि आएगा, तो तैयार रहना भाई इसको ढंग से। पहले क्या निकालोगे, फील्ड निकालोगे, देन यू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर फोर्स पर यूनिट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक यहां से टॉपिक आता है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो आप लोगों ने 11th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें एक करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। तो यहां पर एम्पियर की डेफिनेशन इस वाले फॉर्मूले से आपको बतानी है, म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 बाई R। देखो जरा, तो डेफिनेशन है 1 एम्पियर की कैसे लिखोगे, F इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 बाई R। लेट अस टेक 2 वायर्स
लेट अस टेक टू वायर्स इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कैसा होगा, नेग्लिजिबल ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं, नेग्लिजिबल। बहुत पतले वायर है, थिन वायर है। लेट अस टेक द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। तो हमने आर की वैल्यू कितनी ले ली, 1 मीटर। इन दोनों के करंट्स अगर 1 एम्पियर है दोनों में, क्या है, 1 एम्पियर। तो लेट अस टेक द वैल्यू I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड I2 इज ऑल्सो 1 एम्पियर। जरा इस वैल्यू को यहां पर I1 की जगह 1, I2 की जगह 1, यहां पर भी 1 रखोगे तो इन दोनों में, दोनों रिपल्सिव कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो दोनों में फोर्स कैसा लगेगा, बोलो, अट्रैक्टिव लगेगा। दोनों पैरेलल है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स की कैलकुलेशन करोगे, फोर्स की कैलकुलेशन में यहां पे 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1 रख दिया, सारी जगह 1 रख दिया, तो इसकी वैल्यू बताओ जरा क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नीचे आ जाएगा 2 पाई, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो हम कह सकते हैं the current flowing in this wire, in these two wire is said to be 1 ampere if they are placed at a distance of 1 meter. They exert force of 2 into 10 to the power 7 Newton per meter. समझ में आ रही बात ये, on each other। क्या हुआ, नहीं आया समझ में। इनमें जो करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर तब बोला जाएगा जब इन दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाए और ये दोनों एक दूसरे पर इतना न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगाएं, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। क्लियर हुआ ये। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिख लो, 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट, is the value of current flowing parallel or anti-parallel in two infinitely long thin wires such that thin wires placed at 1 meter apart, is that value of current flowing anti-parallel or parallel or anti-parallel in two infinitely long थिन वायर्स। थिन क्यों बोला गया, क्योंकि नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। और इनफाइनाइटली लॉन्ग इसलिए बोला, तभी वो जो फॉर्मूला निकाला था ना हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए था। एंड दीज टू वायर्स आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। द फोर्स पर यूनिट लेंथ between the wires is 2 into 10 to the power 5 2 into 10 to the power -7 Newton per meter। यहां पे apart, then the force per unit length between the wire is 10 to the power -7 Newton per meter। अगर इतना फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है, और वो भी 1 मीटर रखने पर, दूर रखने पर इतना फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रही बात ये, इसका मतलब है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर 1 मीटर। ये फोर्स नीचे मीटर लेंथ, समझ में आ रहा है, ये फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ।
वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, इतना फोर्स लगे पर यूनिट लेंथ जब उनको 1 मीटर दूर पे रखा जाए। हाँ हाँ, तो सेम ही लिया ना, तभी तभी दोनों के लिए बात कर रहे हैं ना। 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग पैरेलल और एंटी पैरेलल इन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, दोनों में होगा 1 जब इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा। अब क्वेश्चन करते हैं अगेन। Suppose that we have wire Q and we have a wire P. इसमें करंट है 25 एम्पियर, इसमें है 50 एम्पियर and both are placed at a distance of let's say R. ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री की कोचिंग है सर, आ गए? हाँ वहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर इसके आज मैं डीपीपी बना के आपको दे दूंगा, उसको सॉल्व करना। 2 टॉपिक पढ़ाए मैंने, दोनों की डीपीपी आज मिलेगी आपको।